चलिए सबको गुड इवनिंग एंड वेलकम। बाल मुकुंद, रफ़ी, शगुफ्ता, सौरभ, ब्यूटी, यास्मीन, चलिए सबको वेलकम एंड गुड इवनिंग। एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। उसके बाद आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी एईडीओ का आज लास्ट एग्ज़ाम था। आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देखबे किए होंगे, साथ में बेरोजगारों के लिए मजाकिया जो कुछ क्वेश्चन था वो भी आप लोग देखे होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसा जो क्वेश्चन था वह लगता है बीपीएससी मजाकिया मूड में है वह बनाया था, है ना। बहुत सारे, जैसे देखिए साइंस में भी एक क्वेश्चन समझिए कि एक तरह से मजाकिया मूड में है ना। गरीबों का कह सकते हैं हरा सोना, तो गरीबों का जो झोपड़िया जो बनता है वह किसका बना हुआ रहता है? बोलिएगा बिना बांस के तो बनेगा ही नहीं, है ना। आप लोग तो इसे सोच के भी लगा दिए होंगे। सबको राधे राधे। खुशबू, कुमार राज, करण, ईसा और कौन कौन है, सबको वेलकम। चलिए, तो ये सब तो आप लोग सोच के भी लगा दिए होंगे। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन आपका बीपीएससी एईडीओ वाला भी है, कुछ अलग भी आपका है जो कि टीआरई में आ सकता है। और बाकी समझ रहे होंगे कि जैसा क्वेश्चन एईडीओ में पूछा है वैसा क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में भी पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछेगा। आउट क्वेश्चन जो है वह नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें जो टीचर वाला है उसमें बच्चों को पढ़ाना है ना। खुश रहिए रीना, स्नेहा, रिमझिम, सबको गुड इवनिंग। अब इसमें देखिएगा, जैसे इसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से एक को उसके आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व के आधार पर हरा सोना कहा था। अब इसमें कह रहा है कि हरा सोना कहा था, तो आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के आधार पर हरा सोना कौन हो सकता है? ऑप्शन चेक भी करके कर सकते हैं, साल, बांस, क्रम्फी या फिर चावल। तो हरा सोना मतलब कि अब देखिए कि बांस का जो यूज होता है वो झोपड़ी बनाने के लिए होता है ना। तो कह सकते हैं गरीबों का क्या है, हरा सोना है। तो गरीबों का जो हरा सोना हो जाएगा वह बांस हो जाएगा, बम्बू हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल है? देखिए अगर 1 to 5 की अगर जो बात करें कि 1 to 5 तक में साइंस कहाँ से पूछा जा सकता है, तो साइंस आप समझ जाइए कि आपका जो है वह 6 to 10, इससे आप लेवल नहीं जाएगा। 1 to 5 की अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो किसी बहकावे के आने में, है ना, पूरा 12th पूरा का पूरा आप लोग साइंस रट्टा मत मार लीजिए, ना तो पीछे ऐसा हो कि 12th वाला कुछ है जो रट्टा मार लिए, अब ये जो आपका 6 to जो 10th है वह ऐसे ही रह गया। तो 6 to जो 10th आपका है और साथ में प्लस ईवीएस। अगर 1 to 5 के लिए है तब साथ में क्या चीज हो जाएगा? ईवीएस हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 to 8 तक अगर जो साइंस है ना, साइंस मैथ रहता है, दोनों साइंस मैथ का कॉम्बिनेशन रहता है 40-40 का, तब उनके लिए 6 से 10 तक तो साइंस है ही, 6 से 10 तक साइंस हो गया। अब प्लस 12th का कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे ऑप्टिक्स हो गया, कुछ और भी है जो आपको जो साथ में पढ़ना पड़ेगा साइंस के लिए, है ना। और 9th-10th वाला के लिए 9th-10th वाला जो प्रॉपर जो आप लोग का जो है एनसीईआरटी प्लस को भी टेक्स्ट बुक हो, जैसे भारतीय भवन हो गया, अलग अलग पब्लिकेशन का है, तो वो पूरा पढ़ लें। और साथ में हो सके तो आप लोग कुछ चैप्टर, सब नहीं, 12th का जो कुछ जो चैप्टर आपका है, जैसे फिजिक्स का हो गया, बायो में कुछ है, बायो में तो बहुत सारे चैप्टर है जो पढ़ना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कुछ फिजिक्स में आपका है जो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, काला सोना बिल्कुल कोयला को कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा कि इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं हैं जो शामिल होती है। तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें जब वर्षा के छोटे छोटे बूंदों पर पड़ती है तो प्रथम सतह के द्वारा क्या होता है? अपवर्तन होता है। जस्ट उसके बाद क्या होता है? डिस्पर्सन होता है, मतलब विक्षेपण होता है। विक्षेपण होने के बाद आंतरिक सतह से क्या होता है? प्रवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है? अपवर्तन होता है। तब जाकर के है जो इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपवर्तन होगा, उसके बाद वर्ण विक्षेपण होगा, फिर क्या होता है? तो आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक क्या होता है? तो आंतरिक परावर्तन होता है, याद रखिएगा। तो केवल वर्ण विक्षेपण अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या हो जाएगा? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और क्या होता है? तो आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, बिल्कुल। बिहार एसएससी आपका जो सीजीएल है वो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
3 नंबर क्वेश्चन, ये भी एईडीओ कल वाला एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्राकृतिक के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। आरएनए प्राइमर को हटाने की बात कह रहा है ना। आरएनए प्राइमर को अगर जो लाने की बात करें तो प्राइमेज हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, हटाने का। तो हटाने के लिए जो उत्तरदायी है वह डीएनए पॉलीमरेज 1 हो जाएगा। और साथ में याद रखिएगा हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए, जैसे देखिएगा कि आरएनए और डीएनए में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। इसमें क्या रहता है, 4 गो नाइट्रोजन बेस रहता है जो एक दूसरे को हाइड्रोजन बंध से क्या रहता है, तो जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध जो तोड़ने का काम करता है वह हेलिकेज करता है, याद रखिएगा। हेलिकेज हाइड्रोजन बंध, ऐसा भी हे से हेलिकेज हो जाएगा, हाथ से हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का जो काम करता है वह हेलिकेज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया था। विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, निम्नलिखित में से किसमें देखी जा सकती है। अगर आप लोग भी गांव के आसपास के परिवेश में अगर जो रहे होंगे तो भले ही इसमें से नाम आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ न भी जानते होंगे, लेकिन पुटपुटिया नाम जरूर जानते होंगे, है ना। उसके बीज जब तो अगर जो बीज पूरा सूखा हुआ तो जैसे ही हाथ से टच करते होंगे चटाक दबर एकदम उड़ता है और बीजों का क्या करता है, बहुत दूर तक है जो प्रसारित कर देता है। वहीं जब कुछ वह है जो पका हुआ रहता है, हल्का पका हुआ, मतलब पूरा पका हुआ अगर जो नहीं है, तब उसको जीभ तक या फिर ओठों तक जब इस तरह से जब दबाते होंगे तो चटाक दबर करके क्या करता है, वह फटता है। तो इसका जो नाम है जो क्या है, तो बोलिएगा इम्पेटिंस। इम्पेटिंस याद रखिएगा। ये इस तरह से भी लिख सकता है या फिर इस तरह से भी दे सकता है। इम्पेटिंस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कहता है कि पौधे भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से भी जुड़े हैं और भारतीय धरती पर कुछ हुए विद्रोहों से भी जुड़े हैं। वह विकल्प चुने जो किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है वह विकल्प चुनने कह रहा है जो किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद ब्रिटिश शासन से भी जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश शासन और जो महान स्वतंत्रता सेनानी से जो जुड़ा हुआ ऐसा था वह नील था। क्या था, बोलिएगा नील, है ना, जिसमें 3 कठिया प्रणाली था जो लागू किया गया था। 3 कठिया प्रणाली जिसमें 20 कट्ठा में है वह 3 कट्ठा नील का खेती करना है, वह अनिवार्य कर दिया गया था। तो नील का ही जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, जल्दी से बताइएगा। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, नील का, है ना। तो ये वैज्ञानिक नाम दे दिया था, नील दे देता तो सब कुछ कर देता, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। वहीं अगर सेब की बात करें तो पायरस मैलस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, ये हो जाएगा सेब का हो जाएगा। उसके बाद एजाडी रैक्टा इंडिका, ये किसका नाम है, तो ये आपका नीम का हो जाएगा। नीम का है ना, नीम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद फिकस इंडिका। फिकस इंडिका वनस्पतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। सही विकल्प का चुनने का रहा। इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए ये भारतीय वनस्पति विज्ञान के रूप के जनक के रूप में जाना जाता है। थोड़ा क्वेश्चन भी जान के बुझा दिया है कि पढ़ने में कुछ टाइम है जो आप लोग का लग जाए। तो इसमें देखिएगा भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो विलियम रॉक्सबर्ग को। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, भारतीय याद रखिएगा कि भारतीय में याद रखिएगा कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक की अगर जो बात करें तो भ्रूण विज्ञान में कौन हो जाएंगे, तो पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वही भारतीय वनस्पतिक विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं वह विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कहता है कि रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के बीच का क्या संबंध है बताइएगा जल्दी से। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्ध्य के बीच का क्या संबंध है बताइएगा। रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जैसे आकाश नीला दिखाई देता है ना, तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्ध्य के बीच का संबंध क्या है, जो कह रहा है दोनों का बीच का संबंध। तो ये जो होता है वह याद रखिएगा कि ये तरंग दैर्ध्य के, याद रखिएगा कि चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात के है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। चतुर्थ घात के है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कौन सा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला है जो सही हो जाएगा। इसका डाटा समाप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बने, बताइएगा। एक अवतल दर्पण के सामने, लगता है कि एग्जाम दे दे के सब सो गया है ना। एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर में, बताइएगा। एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए। ये कह रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और वस्तु के बराबर बने। अवतल दर्पण के सामने कह रहा है, लेंस के सामने नहीं कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखेंगे, 2F पर, सॉरी 2F का मतलब हो गया सेंटर पर, यानी ये वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। ये F2F भी इसको कह सकते हैं, बाकी वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो अगर जो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ कोई वस्तु है तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उल्टा बनेगा, उल्टा के साथ साथ बराबर बनेगा, और वास्तविक बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। वही फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत वाला है जो फोकस पर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन जूनोटिक रोग का सही वर्णन करता है, बताइएगा। कौन सा कथन है वह जूनोटिक रोग का है जो सही वर्णन करता है। ये आपका है जो करंट से ही पूछा है, लेकिन ये आपका है जो बायो से भी हो गया, और ये है जो कोरोना के साथ साथ आया था, जूनोटिक रोग। तो जूनोटिक रोग का सही वर्णन कौन करता है, तो ये जूनोटिक रोग है वह किसके बीच का साझा रोग है। तो याद रखिएगा कि कशेरुकी जानवर और मनुष्य के बीच क्या है, तो साझा रोग हो जाएगा। कशेरुकी जानवर और साथ में मनुष्य के बीच का क्या है, साझा रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन वंशागति का नियम नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा है वह मेंडेलियन वंशागति का नियम नहीं है। यह भी क्वेश्चन आपका है जो एईडीओ में पूछा गया है। 26 से चलेगा। 26, हाँ 26 नहीं, 27 से चलेगा। 27 से है जो जीके जीएस का क्लासेस चलेगा, 27 से। अभी नहीं 27 से, अभी ट्रेनिंग में गए हुए हैं, क्योंकि अभी आज जातीय जनगणना वाला है ना। तो जनगणना वाला है तो जनगणना वाला से थोड़ा सा ट्रेनिंग दिलवा देंगे, उसके बाद ही आएंगे ना। 25 तक चलेगा, तो 26 से क्लास स्टार्ट होगा। अब इसमें देखिएगा कौन सा वंशागति का नियम नहीं है। प्रभुत्व का नियम ये भी दिया गया था, स्वतंत्र अपघटन का नियम ये भी दिया गया था, पृथक्करण का नियम कहेंगे तो ये भी दिया गया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो ये युग्मकों का शुद्धता के नियम ये भी दिया गया था। लेकिन पृथक्करण का ही नियम तो क्या कहते हैं, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। डी वाला ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन ये भी है जो दिया ही गया था, लेकिन इसको व्याख्या करता है किसको, तो ये जो नियम है वह पृथक्करण का नियम को व्याख्या करता है। ये वाला है जो ऐसे डी, ऐसे जो देखा जाए चारों ऑप्शन में से चूज किया जाए तो डी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला है, सॉरी डी वाला है जो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित डीएनए यानी द्विहेलिक्स मॉडल में डीएनए के दो तंतु इस प्रकार चलते हैं। किस प्रकार चलते हैं? तो देखे होंगे डीएनए का जो तंतु है जो इस प्रकार के चलते होंगे, इस प्रकार से, जिसमें देखिएगा कि इसमें क्या रहता है, सीढ़ीनुमा इस तरह से है जो संरचना भी रहता है ना, इस तरह से। तो इसको जो कहते हैं वह कह रहा है इस तंतु किस प्रकार चलते हैं, तो ये प्रति समानांतर चलते हैं। कैसे चलते हैं? तो बोलिएगा ये है जो प्रति समानांतर चलता है, यही है जो डीएनए का जो ये देख रहे हैं ये डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स जो मॉडल दिए थे वह वाटसन और किसने दिए थे? क्रिक्स ने दिए थे, वाटसन और क्रिक ने दिए थे। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को क्या करता है? बढ़ाता है, यानी उस परिस्थिति के अनुकूल। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुकूलन हो जाएगा, जो कि अपने वातावरण के अनुसार क्या करता है? अपने आप को ढाल लेता है। तो इसको बोलते हैं अनुकूलन बोलते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित प्रकाशीय खोजों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने कह रहा है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया गया? हाइजेंस का तरंग सिद्धांत दिया गया, या न्यूटन के है जो कणिका सिद्धांत दिया गया, व्यक्तिकरण ये यंग थॉमस का है, थॉमस यंग का व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया गया, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया गया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे लास्ट में दिया गया था। सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन ने कण सिद्धांत, जिसमें न्यूटन बाबा ने बताया था क्या कि प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक कण है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा कण का सिद्धांत हो जाएगा न्यूटन का। उसके बाद हाइजेंस ने से दिए थे सिद्धांत। तो हाइजेंस ने क्या कहा था कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक तरंग है। न्यूटन प्रकाश एक कण है पहला। दूसरा बार में हाइजेंस ने दिया कि नहीं प्रकाश क्या है? तो तरंग है। उसके बाद थॉमस यंग ने व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया। तीसरा न प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तो 1905 में दिया गया था किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सबसे लास्ट में इसी के लिए है जो 1921 में क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो 1 2 आगे 1 सॉरी आगे 2 होगा ना, आगे 2 हो जाएगा, ये 2 आगे हो जाएगा। तो 2 वाला ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला है जो सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए सबको गुड इवनिंग। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रदूषक और उनके मुख्य स्रोतों का मिलान करें। प्रदूषक और उनके मुख्य स्रोतों का मिलान करने कह रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलता है? तो यह है जो वाहनों का धुआं है ना, या फिर अधूरा जब दहन हो तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड बताइएगा। तो ये है जो जैसे लकड़ी वगैरह जब दहन होगा या फिर कोयला दहन होता है तो मीथेन, ये धान की खेती हो जाएगा। पशु, फिर उसके बाद गीला जो कचरा रहता है उससे निकलता है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी के, डी के 3, ठीक है, सी का 4, बी का 1, बी का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी के बारे में विचार करें। मानव शरीर में कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में विचार करने कह रहा है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, बताइए। आरबीसी का जो मुख्य कार्य है जो क्या है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन को क्या करता है? परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन में बांध करके। सेकंड नंबर देखिए, डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमण से लड़ती है। बिल्कुल सही बात है। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि संक्रमण से लड़ती है, यानी रोग प्रतिरोधक। तो 1 और 2 दोनों से। स्वस्थ वयस्क के शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये बात है जो गलत है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वह आरबीसी से कम होती है। आरबीसी की जो संख्या है वह डब्ल्यूबीसी से बहुत ही अत्यधिक होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन 1 और 2 किस में है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर है जो ए वाला में सही हो जाएगा। 1 और 2 ए वाला सही हो जाएगा। चलिए
आगे देखिएगा 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें देखिएगा शुष्क सेल में कैथोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग होता है। बताइएगा जो ड्राई सेल होता है उसमें कैथोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बोलिएगा ये ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। अधातु के साथ साथ क्या है? तो ये विद्युत का सुचालक है। तो याद रखिएगा शुष्क सेल में कैथोड के रूप में है जो ग्रेफाइट के छड़ का ये उपयोग है जो किया जाता है। सेकंड नंबर है कि लेड एसिड बैटरी एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो लेड एसिड सेल जो बैटरी है वह प्राथमिक सेल नहीं बल्कि द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। प्राथमिक सेल जिसे पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, द्वितीयक सेल जिसे पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। तो पुनः रिचार्ज किसको किया जा सकता है बताइए? तो पुनः रिचार्ज शुष्क सेल को तो नहीं करेंगे। लेड एसिड सेल जो ये लेड एसिड जो बैटरी रहता है उसको पुनः रिचार्ज किया जाता है। और ये है जो क्या है? ये है जो सेकेंडरी सेल हो जाएगा। याद रखिएगा सेकेंडरी सेल हो जाएगा। जैसे कार का बैटरी हो गया एग्जाम्पल में, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सेकंड एक सही है। 3 नंबर देखिएगा प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ये बात सही है। पुनः आवेशित द्वितीयक सेल को, जैसे बैटरी देखिएगा कार वाला बैटरी है ना, तो जिसे भी पुनः रिचार्ज किया जाएगा उसको है जो द्वितीयक सेल बोलेंगे। जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है, वह प्राथमिक सेल हो जाएगा। हाँ, राधे राधे प्रियंका। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड के बारे में कथन पर विचार करने कह रहा है। कथन कहता है कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। जो ऊर्जा वाला पिरामिड है वह कभी उल्टा नहीं होता है। तो ये तो बात सही हो जाएगा ना, ये तो सही है। कारण कहता है कि ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ये भी बात सही है, हमेशा एक दिशात्मक होता है। और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का क्षय हो जाता है। उसी तरह से ऊर्जा के जो पिरामिड है उसमें क्या होता है? तो ये हर एक स्थिति में 10-10% का क्या होता है? तो 10-10% का है जो क्षय हो जाता है। ऊर्जा का क्या होता है? क्षय। यानी यहाँ से 100% है तो 100 का यहाँ से है जो दूसरका में जाएगा तो 100 का 10% ही उसको है जो ऊर्जा मिल पाता है। तो दोनों का दोनों है जो सही हो जाएगा, साथ में सही से एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड है वह हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसमें देखिएगा बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती है। ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की ओर जाइएगा तो ये जैव विविधता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनुकूल तापमान भी मिल जाता है, साथ में है जो वर्षा भी मिल जाता है। वर्षा और अनुकूल तापमान के कारण हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि वहां पर वर्षा भी होते रहता है, अनुकूल वातावरण मिल जाता है। भारत में पश्चिमी घाट एक प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ये क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो ये भारत में पश्चिमी घाट है जो क्या है? प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो इसमें ये सही, बी सही, सी भी सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही। ज्यादा पढ़े की जरूरत नहीं, 2 को सही हो गया, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? बताइएगा। स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए मुख्य रूप से है जो उसमें क्या मिलाया जाता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी से सबका आंसर। स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? जिंक, क्रोमियम, कॉपर। अगर कॉपर के साथ है जो जिंक मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताइएगा? कॉपर के साथ अगर जो जिंक मिलाते हैं तो बताइएगा कौन सा धातु बनेगा? कॉपर के साथ जिंक मिला रहे हैं, जस्ता मिला रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो बताया गया कौन सा मिश्र धातु बनेगा? स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए है क्रोमियम मिलाया जाता है, मजबूती के लिए है जो कार्बन कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही, लोहा के साथ मिलाया जाता है। अगला देखिएगा मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मार्स गैस है वह किसको कहा जाता है? मीथेन गैस को कहा जाता है, CH4 को कहते हैं जो मार्स गैस कहते हैं। क्योंकि यह है जो दलदली वाले क्षेत्र से भी है जो कौन सा गैस निकलता है? मार्स गैस। गीले कचरे से कौन सा गैस निकलता है? तो यह है जो मीथेन यानी मार्स गैस निकलेगा। धान की खेती हो गया, पशु का गोबर हो गया, मार्स गैस।
अब अगला देखिएगा, हाँ क्रोमियम से मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्ड बनेगा, उसके बाद फिर जंगरोधी भी हो जाएगा, लेकिन कार्बन उसे और मजबूत बना देता है। चलिए अगला देखिए 21 नंबर। 21 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है। आसानी से द्रवीकृत कह रहा है, तो इसमें से आसानी से द्रवीकृत किसको किया जा सकता है? मीथेन को करेंगे, CH4 को हो करेंगे, और किसको करेंगे? ऐसे ब्यूटेन प्रोपेन तो है नहीं, तो आसानी से किसको किया जा सकता है? तो CH4 को किया जा सकता है, मीथेन गैस को है जो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 22 नंबर के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, बताइएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बात तो सही है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? अब बताइएगा, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो आकाश कैसा दिखाई देता है? बोलिएगा काला। तो पृथ्वी पर भी अगर जो वायुमंडल नहीं हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? बोलिए काला, क्योंकि प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो कैसा दिखाई देगा? तो काला काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला काला दिखाई देगा, ब्लैक। राधे राधे मंजू। चलिए अगला देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है, बताइएगा। यदि खाना बनाते समय बर्तन की तल्ली क्या हो रहा है? काला हो रहा है, इसका मतलब है कि जो ईंधन है उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। अधूरा दहन जब होता है तो उसमें है जो क्या निकलता है? बहुत अधिक मात्रा में जो धुआं निकलता है, जिससे बर्तन काली हो जाती है। तो यही याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें से? भोजन ठीक से पक रहा है, नहीं पक रहा है, तो इसके कारण थोड़े काली हो जाएगा, है ना। ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा, ये बात है। ईंधन गिली है, ईंधन गिली भी रहता है तो धुआं अत्यधिक निकलता है ना। लेकिन ईंधन गिली रहेगा तो ईंधन जलेगा ही नहीं, तो सी वाला नहीं होगा उपयुक्त। तो इसमें अगर जो देखा जाए तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन नहीं जलेगा तो बर्तन काली होगा ही। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का था, ये भी आपका ये वीडियो में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रोपोस्फियर में लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटते, बिल्कुल सही बात है। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वह घटती है किसमें? ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर अधिकांशतः बादलों से मुक्त होता है और इसमें ओजोन परत पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जो कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर देता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा परत है वह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो यह है जो स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर कहता है, ये 1 2 सही होगा। मेसोस्फीयर पृथ्वी की रक्षा करता है क्योंकि यह उल्का पिंडों को जलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। 3 वाला भी है जो सही हो जाएगा। चलिए तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 1 2 3 तीनों के तीनों हो जाएगा ना, डी वाला ऑप्शन। अगला देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु को 2f फोकल लंबाई के दुगुना यानी 2f पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब कहां पर होगा? ये भी क्वेश्चन है जो कराया गया था 25 नंबर वाला भी, ये भी वीडियो में पूछा गया है कल वाला एग्जाम में। तो उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाएगा? अगर 2f पर अगर जो रखा गया है वस्तु के, तो जो प्रतिबिंब जो बीम जो बनेगा वह कहां पर बनेगा? तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह 2f पर ही बनेगा। और जब 2f पर जब बनेगा, जैसे वस्तु जब यहाँ पर 2f पर रखा हुआ है, 2f पर रखा हुआ है, तो यहाँ भी कहां पर बनेगा? ये भी है जो 2f पर ही बनेगा। ये भी है वह कहां पर बनेगा? तो ये भी है जो 2f पर ही बनेगा। उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, और उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बराबर वास्तविक, यानी वास्तविक बनेगा 2f पर और वस्तु के समान आकार की बनेगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। वास्तविक बड़ा नहीं होगा बल्कि यह है जो क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। ऐसे एक दिन 2f1 होता है, एक दिन
एक तरफ है जो 2F2 होता है, दोनों तरफ अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली को क्या कहा जाता है बताइएगा। मनुष्य के शरीर में तिल्ली को क्या कहते हैं बताइएगा। मनुष्य के शरीर में जो तिल्ली जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो तिल्ली रहता है उसको क्या कहते हैं, रक्त बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि ये खून को क्या करता है, आरबीसी का नष्ट कौन करता है, तो आरबीसी का जो नष्ट है वह तिल्ली करता है, जिसको प्लीहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं। उसके बाद ये ब्लड का थोड़ा बहुत क्या करता है, स्टोर भी करता है। तो स्टोर करता है तो इसको ब्लड का स्टोर भी कहते हैं, स्टोर रूम कहते हैं, उस ब्लड बैंक कहते हैं, या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह ये आपका हो जाएगा जो तिल्ली हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा, 27 नंबर कहता है कि आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। ये आपका इसके पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है ना, क्योंकि आकाश में जितने भी जो हवा है, हवा के जितने भी हवा है जो छोटे छोटे परत के रूप में होता है, सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है ना। वायुमंडल में देखिएगा कि जो हवा रहता है सबका अपवर्तनांक अलग अलग रहता है, जिसके कारण तारे हैं वह टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो वायुमंडलीय किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। आगे देखिएगा 29 नंबर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है, किस रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर है वह किस रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश का जो प्रकाश का संश्लेषण कह रहा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, ये किस रंग में होती है सबसे ज्यादा बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह किस रंग में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा, है ना। आप लोग जानते होंगे क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। लेकिन क्वेश्चन तो थोड़ा और डीपली पूछ लिया गया था, क्लोरोफिल ए भी दे दिया, क्लोरोफिल बी भी दे दिया, है ना। तो सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह क्लोरोफिल ए में, बी है जो उसको सहायक होता है, बी है जो क्या करता है, तो ये सहायता देता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में। और इसमें सबसे ज्यादा है वह लाल प्रकाश के यूज किया जाता है। और उसके बाद कौन सा रंग, लाल और किसका, तो नीले प्रकाश का, लाल और नीले प्रकाश का है जो ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, तो लाल प्रकाश का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नहीं किया जाता है तो हरे प्रकाश का नहीं किया जाता। एक क्वेश्चन देखिए हरे प्रकाश से ही पूछा था, हरे प्रकाश से ही पूछा था कि अगर जो पेड़ पौधा को अगर ये पौधों पर अगर जो हरा प्रकाश डालते हैं, ठीक है, अगर जो पेड़ पर, पौधा भी नहीं था पेड़ था, अगर पेड़ पर हरा प्रकाश डालते हैं, ग्रीन कलर के लाइट जब उस पर डालते हैं तब वह कैसा दिखाई देगा। अलग अलग ऑप्शन दे दिया था कंफ्यूजन वाला, है ना। तो इसमें देखिए कि अगर ग्रीन कलर डालते हैं, आगे ग्रीन कलर नहीं आगे रेड कलर डालते हैं, क्योंकि रेड कलर वाला पहले क्वेश्चन पूछता था। तो ये हरा पौधा है, इस पर है जो लाल प्रकाश डालते हैं, लाल प्रकाश। व्हाइट कलर में तो जैसा ये ग्रीन है ग्रीन दिखाई देगा, ठीक है। और ये भी बताया था कि कोई भी वस्तु का जो रंग है जो उसके प्रवर्तन के कारण होता है, कोई भी वस्तु का जो रंग है वह प्रवर्तन के कारण होता है। अगर इस तरह से देखा जाए, अगर ये पूरा अगर जो लाइट ग्रीन कर दिया जाए, है ना, अगर पूरा लाइट अगर जो ग्रीन कर दिया जाए तो एक आगे लाल वाला देख लेते हैं। अगर लाल इस तरह से लाल कलर अगर जो ग्रीन कलर वाला पौधे पर अगर जो डालिएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो बोलिएगा काला दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। कब, जब लाल प्रकाश जब ग्रीन कलर पर डालिएगा तब, लाल जब ग्रीन पर जब डालिएगा, लाल प्रकाश जब ग्रीन पर, ये लाल प्रकाश जब ग्रीन पेड़ पौधा पर या फिर ग्रीन कलर पर भी डालिएगा तो वह काला दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इस पर अगर जो ग्रीन लाइट ही डाले, अगर इस पर है वह ग्रीन प्रकाश ही डाले, अगर पूरा अगर जो डाला जाएगा, अगर पूरा अगर डाल रहे हैं तब तो ये छिप जाएगा। पूरा प्रकाश अगर जो पौधा पर डालते हैं, जैसे पौधा मान लीजिए छोटा है, पूरा ग्रीन कलर का प्रकाश डाल रहे हैं तो पौधा छिप सकता है। लेकिन अगर इसके कहीं एक पत्ती उत्ती पर डालिएगा या फिर कहीं छोटा पौधा है ना, छोटा नहीं बड़ा पौधा है, और टॉर्च से अगर जो ग्रीन प्रकाश इस पर डाल रहे हैं तब ये और अत्यधिक चमकीला दिखाई देगा। ये अत्यधिक चमकीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि देखिएगा ये जो ग्रीन जो पेड़ पौधा है वह ग्रीन कलर के अवशोषण नहीं करता है,
कौन सा कलर के? तो ग्रीन लाइट के अवशोषण नहीं करता है। एक तो पहले से ग्रीन था, दूसरा फिर से ग्रीन दे रहे हैं तो अवशोषण नहीं करेगा। अवशोषण नहीं करेगा तो अत्यधिक चमकीला दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल अन्य। और गहरा दिखाई देगा कब? जब पूरा जब डालिएगा ना, पूरा जब देख रहे हैं कि पूरा जब ग्रीन कलर जब डाल दीजिएगा इस पर, तब कहीं एक पार्ट में अगर जो डालते हैं तो अत्यधिक चमकीला दिखाई देगा। बीपीएससी का मकसद क्या था, किस तरह से लाइट डालने कह रहा था, है ना? अब तो बीपीएससी जाने। राधे राधे सौम्या। कहाँ ट्रेन रोक दिया है जंगल में? कहाँ दिया था एग्जाम सेंटर की रोक दिया है ट्रेन को जंगल में? कल से आपका है जो सेट वाइज करेगा। हाँ एक बात और आप लोग को सूचना दे देते हैं कि आप लोग के टेस्ट सीरीज जो कुछ दिन से नहीं जा रहा था कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, तो आज से आपका टेस्ट सीरीज भी है वह जा रहा है, फ्री वाला टेस्ट सीरीज। तो एप्लीकेशन पर जा करके शायद लगता है 16 नंबर टेस्ट सीरीज है, एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है सेट 16। तो आज से आप लोग रेगुलर एप्लीकेशन पर फ्री वाला टेस्ट में जुड़ जाइए। इसके लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सेट नंबर 16 है जो अपलोड कर दिया गया है, लगभग उसमें 30 क्वेश्चन अभी साइंस का है। तो आप लोग डेली रेगुलर, है ना, रेगुलर आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग का है वह टीचर वाला जो नैया है और बिहार एसएससी वाला जो पार कर पाएगा। बाकी आप लोग का जो क्लास चल रहा है चलते रहेगा। टेस्ट सीरीज जो फ्री में दे रहे हैं वो फ्री में टेस्ट सीरीज भी है वो देते रहेंगे। तो आप लोग एप्लीकेशन न डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड किए हैं तो अच्छी बात है। फ्री टेस्ट सीरीज में जाइएगा, ऑल टेस्ट सीरीज में जाइए, ऊपर ही मिल जाएगा। पता नहीं सब तो चेंज कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, हमें भी याद नहीं कि अब कैसा है जो किया है। तो ऑल टेस्ट पर जाइएगा, उसमें देखिएगा फ्री टेस्ट, तो फ्री टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा। पूरा टेस्ट है जो आपका खुल जाएगा, उसमें जितना भी टेस्ट दिया हुआ है सब दे दीजिए, है ना। और दिए होंगे तो अच्छा बात है। बाकी 16 नंबर टेस्ट आपका न्यू आज अपलोड किया गया है तो वो भी आप लोग है वो दे दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कहता है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइएगा। ये भी क्वेश्चन है जो करवाए थे, बहुत बार करवाए थे ये वाला, चेंज करने के लिए, है ना। 2 दिन पूछा है, एक आपका 17 तारीख वाला में पूछा है, एक आपका कल यानी 20 तारीख वाला में पूछा है। एप्लीकेशन का नेम रंजीत यादव टोटल सिलेक्शन लाइव है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाओगे, टोटल सिलेक्शन लाइव सर्च मारोगे, वहाँ आपका डाउनलोड हो जाएगा। आईडी वगैरह मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद पूरा कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद पूरा कोर्स सिलेक्ट कीजिएगा तब मिलेगा, है ना। तो जैसे ही कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा सब कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिए। माई टेस्ट सीरीज या फिर ऑल टेस्ट सीरीज में जाइए, उसमें आएगा फ्री करके ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएगा आपको। ओके रवि रंजन, 40 नंबर का चल रहा है, चलते रहेगा। नहीं 40 नंबर के लिए कोई भी बैच नहीं है। अब देखिएगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बोले थे, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आगे तो गैल्वेनोमीटर के बारे में जान जाइए, है ना। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, तो ये परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचता है। परिपथ में किसी भी परिपथ हो, उस परिपथ में विद्युत धारा की अगर जो उपस्थिति जांचना हो या विद्युत धारा की अगर जो दिशा पता करना हो, डायरेक्शन पता लगाना हो, तब किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर के अगर समानांतर क्रम में, याद रखिएगा, ये गैल्वेनोमीटर के अगर समांतर क्रम में, अगर समानांतर क्रम में कैसा प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध अगर जो जोड़ दिया जाए, निम्न प्रतिरोध के साथ शंट कर दिया जाए, निम्न प्रतिरोध के साथ जो शंट कर दिया जाए, तब है जो एमीटर का निर्माण हो जाता है। तब एमीटर, तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए है वह समानांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में क्या जोड़ा जाता है, शंट। लेकिन निम्न प्रतिरोध का होना चाहिए, याद रखिएगा निम्न प्रतिरोध का होना चाहिए। वहीं याद रखिएगा अगर इसके श्रेणी क्रम में, अगर इसके श्रेणी क्रम में याद रखिएगा
अगर इसका श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध अगर जो जोड़ दें, उच्च प्रतिरोध अगर जो जोड़ दिया जाए, उच्च प्रतिरोध वाला जोड़ दिया जाए शंट, उच्च प्रतिरोध वाला अगर जो शंट जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा, तब यह जो वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाएगा, तब है जो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझिए, यहां से नहीं याद रहेगा तो यहां से समझिए, यहां से समझा देते हैं। देखिए ये आपका परिपथ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ एमीटर रहता है, ये आपका स्विच भी बना देते हैं, सेल बना देंगे, स्विच भी दे दें, रहने दीजिए स्विच नहीं देंगे, बस ऐसे ही समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर ये एमीटर है, परिपथ में मीटर जोड़ा गया है, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि ये जो एमीटर है, ये परिपथ में ये दिख रहे हैं, दिख रहा है ए, परिपथ में एमीटर को है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ को परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर के है वह समानांतर क्रम में, वोल्ट मीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर को है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, 12th लेवल का क्वेश्चन है कि एक आदर्श एमीटर का है वह प्रतिरोध कैसा होता है, या फिर एक आदर्श एमीटर के प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। याद रखिएगा, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह अनंत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से अगर जो वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर तो जुड़ेगा कहाँ पर, वोल्ट मीटर जुड़ेगा समानांतर क्रम में, लेकिन अगर जो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो समानांतर क्रम में न जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब वोल्ट मीटर में तो उच्च प्रतिरोध रहता है, तो उच्च प्रतिरोध के साथ शंट करेंगे। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को अगर उच्च प्रतिरोध के साथ शंट करके, लेकिन उच्च प्रतिरोध के साथ शंट कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में अगर जो उच्च प्रतिरोध के साथ शंट कर दिया जाता है तो वोल्ट मीटर बनेगा, और गैल्वेनोमीटर के अगर समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ अगर जो शंट कर दिया जाता है तब है जो क्या बनेगा, तो बोलिएगा एमीटर बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में बदलने के लिए किस में जोड़ा जाएगा, तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे, तब क्या बनेगा, एमीटर बनेगा, श्रृंखला में नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। कल आपका है जो क्लासेस करवाते हैं, साथ में आपका एनसीईआरटी भी लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। ऐसे हर बार बोलते हैं नहीं लाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी लाएंगे। बिना एनसीईआरटी के आपका टीआरई, खास करके टीआरई का नैया पार नहीं होगा। टीआरई के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक बात और कह दें कि जिस तरह से अल्टर क्वेश्चन है जो एईडीओ में पूछा है, उस तरह के अल्टर क्वेश्चन आपका टीआरई में है वो नहीं पूछा जाएगा। जीके जीएस में पूछ सकता है, लेकिन साइंस वगैरह जीके जीएस में भी नहीं। जीके जैसे पढ़ाना है तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जो आलतू फालतू पढ़िएगा तो नैया डूब जाएगा, है ना। तो सबसे अच्छा है सेल्फ स्टडी करना है, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, चौथों बार पढ़िए, 5वां बार पढ़िए, 6ठों बार पढ़िए। जब तक कि टीआरई का फॉर्म नहीं भर देते हैं, जब तक कि एग्जाम नहीं दे देते हैं, तब तक 10 बार 20 बार पढ़ जाइए, है ना। एनसीईआरटी भी लेकर आ रहे हैं जल्द ही लेकर आ रहे हैं। जल्द के मतलब बहुत जल्द, है ना। हर बार बात से मुकर जाते हैं, लेकिन अब नहीं मुकरेंगे। अब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट करा देंगे। एनसीईआरटी का केवल साइंस ही नहीं बल्कि सब कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ताकि आज सब कोई लोग एग्जाम दे के आए होंगे तो थके हुए होंगे। तो बाकी कल मिलते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा जो नहीं किए हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण, टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं, एप्लीकेशन पर जाइए, जा करके 16 नंबर टेस्ट सीरीज है जो जा करके दीजिए। 16 नंबर टेस्ट सीरीज रेगुलर क्लास होगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल। आ जाकर चुपचाप आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए। और टेस्ट सीरीज देने का मतलब टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। अलका, आरती, सबको गुड नाइट। किरण, सुमन,
प्रियंका, अन्या, बाल मुकुंद, रवि,